Hello students, I am Seema Kushwaha from भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमारा टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नो इंजन। कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसके पहले कार्नो इंजन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि इंजन के एक चक्र में कार्यकारी पदार्थ तप्त स्रोत से ऊष्मा Q1 लेता है। इसमें कुछ भाग को उपयोगी कार्य W में बदल देता है और शेष ऊष्मा को Q2 सिंक को देता है। इस प्रकार इस वक्र के पश्चात कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। अब यदि इस वक्र को विपरीत दिशा में किया जाता है तथा एक चक्र में कार्यकारी पदार्थ सिंक से ऊष्मा Q2 लेता है और इस प्रकार कार्य W बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा किया जाता है तथा इस स्रोत को ऊष्मा Q1 देता है। इसके पहले में क्या हुआ था कि इस वक्र में जो कार्यकारी पदार्थ है वो स्रोत से ऊष्मा Q1 लेता है और कुछ भाग को उपयोगी कार्य W में बदल देता है। शेष ऊष्मा Q2 सिंक को देता है। इस प्रकार इस वक्र के पश्चात जो कार्यकारी पदार्थ था वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन अब इसके अपोजिट क्या होता है, यदि इस वक्र को विपरीत दिशा में किया जाए तो एक वक्र चक्र में जो कार्यकारी पदार्थ है वो सिंक से ऊष्मा Q2 ले रहा है और इस प्रकार जो कार्य W है वो बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा किया जाता है और स्रोत का ऊष्मा Q1 देता है। तो इस इंजन को उत्क्रमणीय इंजन कहते हैं। ऐसा तभी संभव है जबकि इंजन के सभी भाग घर्षण रहित हो तथा चालन, संवहन, विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय न हो। और पहला टॉपिक हमारा पहला था इंजन के सभी भाग घर्षण रहित हो और जो चालन, संवहन, विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय न हो। सेकंड है चक्र की प्रत्येक अवस्था में कार्यकारी पदार्थ बाह्य वातावरण से यांत्रिक व ऊष्मीय साम्य में बना रहे, अर्थात प्रत्येक प्रक्रम अर्ध-स्थैतिक हो। व्यवहार में कोई भी इंजन इन शर्तों का पालन नहीं कर सकता, अतः उत्क्रमणीय इंजन केवल एक आदर्श कल्पना है। कार्नो इंजन की कल्पना में हमने माना कि पिस्टन तथा सिलेंडर की दीवारें पूर्णतः कुचालक पदार्थ की बनी होती है और इसका जो आधार है वो पूर्णतः सुचालक पदार्थ का बना होता है। तथा पिस्टन बिना किसी घर्षण के सिलेंडर के अंदर सरक सकता है। अतः इंजन के किसी चक्र में किसी भी प्रक्रम में बिल्कुल भी ऊष्मा क्षय नहीं होती है। इसके अतिरिक्त चूंकि कार्नो चक्र में सभी प्रक्रम अत्यंत धीरे धीरे किए जाते हैं ताकि अर्धस्थैतिक अवस्था बनी रहे, अर्थात कार्यकारी पदार्थ व बाह्य वातावरण में यांत्रिक व ऊष्मीय साम्य बना रहे, अतः हम कह सकते हैं कि जो कार्नो इंजन है वो उत्क्रमणीय इंजन है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अब यदि कार्नो इंजन के प्रक्रमों को विपरीत क्रम में किया जाए तो पीवी आरेख चित्र में उसका हम यहाँ पर डायग्राम में समझाएं उसको, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पे A से B तक है वो समतापी संपीड़न है, B से C है वो ऊर्ध्वश्म संपीड़न है, C से D समतापी प्रसार और AD है ऊर्ध्वश्म प्रसार। तो यहाँ पे इसको हम नाम दिए हैं T1, T2 और T2, T2। तो यहाँ पे AD क्या हो रहा है, ऊर्ध्वश्म प्रसार, DC समतापी प्रसार, CB ऊर्ध्वश्म संपीड़न और BA समतापी संपीड़न, जिसे हम समझते हैं आगे। यहाँ पे AB भाग है वो ऊर्ध्वश्म प्रसार व्यक्त करता है,
जिसमें गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा घटती है और गैस का ताप T1 से गिरकर T2 हो जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी बराबर गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य होगा। PV आरेख पर क्षेत्रफल AD DA A। यहाँ पे जो AD भाग है वो है रुद्धोष्म प्रसार है, जिसमें गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है। इस पर गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो घटती है, जिससे गैस का ताप है वो T1 से गिरकर T2 हो जाता है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी बराबर पिस्टन द्वारा गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य। तो PV आरेख पर क्षेत्रफल होगा AD DA A। AD DA A, इसे PV आरेख पर क्षेत्रफल कहेंगे। अब सेकंड जो DC भाग है वो समतापी प्रसार व्यक्त करता है, जिसमें गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है, लेकिन गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, अतः गैस का ताप T2 बना रहता है तथा सिंक से ऊष्मा Q2 अवशोषित की जाती है। सिंक से अवशोषित ऊष्मा Q2 बराबर होगा गैस द्वारा किया गया कार्य, और इस पर PV आरेख पर क्षेत्रफल होगा DC CD D। यहाँ पे जो DC भाग है वो समतापी प्रसार व्यक्त करता है, जिसमें गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य किया जाता है, लेकिन गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है। अब यहाँ पे जो PV आरेख है उस पर क्षेत्रफल होगा DC CD D। तो ये समतापी प्रसार के लिए क्षेत्रफल हुआ DC CD D। अब हम देखते हैं CB भाग, जो रुद्धोष्म संपीड़न व्यक्त करता है। ये जो CB भाग है वो रुद्धोष्म संपीड़न व्यक्त करता है, जिसमें पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है, जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ती है। फलतः जो गैस का ताप है वो T2 से बढ़कर T1 हो जाता है। T2 से बढ़कर T1 हो जाता है, जिससे गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि बराबर होगा गैस पर किया गया कार्य। तो PV आरेख पर क्षेत्रफल होगा CB BC C। PV आरेख पर क्षेत्रफल होगा रुद्धोष्म संपीड़न के लिए CB BC और C। अब हम फोर्थ देखते हैं हम जो BA भाग है वो समतापी संपीड़न व्यक्त करता है, जिसमें पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है, लेकिन जो गैस की आंतरिक ऊर्जा है इस पर अपरिवर्तित रहती है, अतः गैस का ताप है वो T1 नियत बना रहता है। स्रोत पर ऊष्मा Q1 निष्कासित होती है, तो स्रोत पर निष्कासित ऊष्मा Q1 बराबर होगा गैस पर किया गया कार्य। तो PV आरेख पर क्षेत्रफल होगा BA AB B। फोर्थ में जो BA भाग है वो समतापी संपीड़न व्यक्त करता है, इसमें भी पिस्टन द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है, लेकिन जो गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पर PV आरेख पर क्षेत्रफल होगा BA AB B BA AB B। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्नोट चक्र को उत्क्रमित करने पर एक चक्र में कार्यकारी पदार्थ सिंक से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है। महा ऊर्जा स्रोत की सहायता से इस पर W कार्य किया जाता है तथा स्रोत पर Q2 प्लस W इक्वल टू Q1 ऊष्मा निष्कासित करता है, अतः कार्नोट चक्र उत्क्रमणी चक्र है। स्पष्ट है कि उत्क्रमित कार्नो इंजन एक रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य करता है। जो उत्क्रमित कार्नो इंजन है वो एक रेफ्रिजरेटर की भांति कार्य करता है, जिसके कार्य गुणांक है, तो कार्य गुणांक को डिनोट करते हैं बीटा से। एक
चक्र में ली गई या अवशोषित ऊष्मा बटे एक चक्र में बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य गुणांक बीटा इक्वल टू होगा एक चक्र में ली गई या अवशोषित ऊष्मा बटे एक चक्र में बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा किया गया कार्य। तो बीटा इक्वल टू होगा एक चक्र में ली गई ऊष्मा को डिनोट करते हैं Q2 से, और एक चक्र में बाह्य ऊर्जा स्रोत द्वारा किया गया कार्य होगा W। तो यहाँ पे Q2 अपॉन W Q1 माइनस Q2 लेंगे। तो Q2 इक्वल टू लेंगे Q2 अपॉन Q1 और Q1 माइनस Q2। यहाँ पे हम Q2 और Q2 पे Q1 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। लेकिन कार्नोट चक्र के लिए Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1। बीटा इक्वल टू हो जाएगा T2, Q2 की वैल्यू रख देंगे T2 अपॉन T1। हम यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू रखिए, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा T2 अपॉन T1 1 माइनस T2 अपॉन T1। सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा T2, T1 और T1 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 माइनस T2, इसको हम नाम देते थे इक्वेशन 2, और ये वाला हो जाएगा इक्वेशन 1। अब हम जो कार्नो इंजन जब पढ़े थे, तो उसमें जो लास्ट इक्वेशन लाए थे 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो उस वाले इक्वेशन और इक्वेशन 2 की सहायता से रेफ्रिजरेटर के कार्य गुणांक को इंजन की दक्षता के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस 1। यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू रख दिए T2 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ईटा। तो यहाँ पर बीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन ईटा माइनस 1। इसे हम निकाल लेंगे आगे, और तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा ईटा। बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1 माइनस ईटा। तो ये निकला जो हम कार्नो इंजन जो निकाले थे लास्ट में। कार्नो इंजन में जो हम लोग फार्मूला यूज किए थे, लास्ट में जो इक्वेशन आया था 1 माइनस T2 अपॉन T1, उस वाले इक्वेशन से और इक्वेशन 2 से की सहायता से जो रेफ्रिजरेटर के कार्य गुणांक को इंजन की दक्षता के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बीटा प्लस 1 इक्वल टू लिए T2 अपॉन T1 माइनस T2
प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा T1 माइनस T2। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 एलसीएम आ गया।